Hello everyone, welcome back to another video of Commerce Diary. लास्ट वीडियो में हमने स्टार्ट किया था एक न्यू टॉपिक लेटेस्ट बैंकिंग ट्रेंड्स, जिसमें हमने RTGS और नेफ्ट के बारे में पढ़ा था. अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आई हैव गिवन यू द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, प्लीज़ गो एंड चेक इट आउट. एक पॉइंट जो मैंने आपके लिए छोड़ा था वो इस पॉइंट मैं इस वाले वीडियो में आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ. एक डिफरेंस था जो मैंने पूछा था कि RTGS और नेफ्ट में क्या होता है. RTGS में सेंडर का हमेशा अकाउंट होना ज़रूरी है, लेकिन नेफ्ट के केस में सेंडर का अकाउंट होना ज़रूरी नहीं है. उस टाइम बस प्रॉब्लम वो फेस करेगा जब उसकी जो ट्रांजैक्शन की कैपेसिटी है वो 49,999 से एक्सीड कर रही होगी. अदरवाइज ही डोंट नीड एनी अकाउंट इन द बैंक. आज हम न्यू टॉपिक लेटेस्ट बैंकिंग ट्रेंड का स्टार्ट करेंगे, वो है ई बैंकिंग. नाउ ई बैंकिंग स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग, और इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग पार्ट होता है वर्चुअल बैंकिंग का. अब वर्चुअल क्या होता है? जिस चीज़ को हम सिर्फ फील कर सकते हैं और फिज़िकली उसको टच नहीं कर सकते हैं उसे वर्चुअल बैंकिंग कहते हैं. कोई भी चीज़, बैंकिंग ही नहीं, अगर आपका कोई इमोशन है, यू आर फीलिंग सैड, यू आर फीलिंग हैप्पी, तो ये सारे आपके इमोशंस हैं, इनको आप टच नहीं कर सकते, तो ये सारी चीज़ें वर्चुअल हैं, ऑल योर फीलिंग्स. तो उसी तरीके से जब आप किसी को पैसा देते हैं ऑनलाइन, तो ना आपके हाथ में कैश होता है ना रिसीवर के हाथ में कैश होता है, लेकिन आपके अकाउंट से पैसा डिडक्ट होकर उसके अकाउंट में चला जाता है विदाउट एनी फिज़िकल टच. तो इसीलिए इसको वर्चुअल बैंकिंग कहा गया है. अब वर्चुअल बैंकिंग के बहुत सारे फीचर्स हैं. पहला फीचर तो यही है कि आपका नो फेस टू फेस इंटरैक्शन रहता है इसमें. आपको बैंक नहीं जाना है, आपको बैंक के किसी एम्प्लॉय से ये नहीं कहना है कि मुझे पैसा ट्रांसफ़र करना है, आपको कोई फॉर्म फिल नहीं करना है, फिल करके काउंटर पे सबमिट नहीं करना है. यानी आपने लैपटॉप पर अपना अकाउंट खोला, जो अमाउंट आपको ट्रांजैक्शन करना है वो अमाउंट डाला, रिसीवर का अकाउंट नंबर डाला और वहाँ पर पैसा ट्रांसफ़र हो गया. तो आपको बैंक के किसी एम्प्लॉय से फ़ेस टू फेस इंटरैक्शन नहीं करना है. नेक्स्ट है क्लाइंट हैज़ टू गिव ई बैंकिंग ऑप्शन. अगर आपके अकाउंट में पैसे हैं लेकिन आपने बैंक को इन्फॉर्म नहीं किया है कि आप इंटरनेट के थ्रू कोई ट्रांजैक्शन करेंगे फ्यूचर में, तो आप नहीं कर सकते हैं. आप अपने अकाउंट खोल लेंगे लैपटॉप पर लेकिन ट्रांजैक्शन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बैंक को क्या पता, हो सकता है कि आपका अकाउंट हैक हो गया हो और कोई यूज़ कर रहा हो. तो आपको पहले से ये इन्फॉर्म करना होगा बैंक को दैट आई वांट टू यूज़ ई बैंकिंग फैसिलिटी ऑफ योर बैंक. नेक्स्ट पॉइंट है यू शुड बी टेक सेवी. आपके पास लैपटॉप है, स्मार्टफोन है, सब कुछ है, लेकिन आपको कैसे यूज़ करना है उसको ये भी तो आना चाहिए. अगर आपको नहीं आता है तो भले ही आपने ई बैंकिंग का ऑप्शन दे रखा है, भले ही आपके अकाउंट में बहुत सारे पैसे हैं, लेकिन ना आप रिसीव कर पाएंगे, ना आप कोई ट्रांजैक्शन कर पाएंगे, ना आप कोई बिल पे कर पाएंगे, क्योंकि आपको टेक्निकल नॉलेज कोई नहीं है. नेक्स्ट है मस्ट हैव अ मोबाइल और कंप्यूटर. ये तो बेसिक सी चीज़ है. आपके पास मोबाइल या कंप्यूटर या लैपटॉप होगा ही नहीं तो आप यूज़ कैसे करेंगे? तो ये सारी चीज़ें होना ज़रूरी है. नाउ लेट्स सी दैट व्हाट आर द एडवांटेजेस. सबसे मेन एडवांटेज तो ये है कि 24/7 ये फैसिलिटी है. 24/7 यानी 24 घंटे. आपको रात में 1 बजे याद आया, अरे आज तो लास्ट डेट है और कल मुझे निकलना है, कल मॉर्निंग में मेरे पास टाइम नहीं रहेगा बिल पे करने का. आपने अपना लैपी खोला, स्मार्टफोन खोला और ट्रांजैक्शन कर दिया, पेमेंट हो गया आपका. मतलब उसके लिए अब बैंक की क्या टाइमिंग होती है, फिक्स होती है. 4 बजे के बाद यू कांट यूज़, 5 बजे के बाद यू कांट यूज़. मॉर्निंग में आप 6 बजे जाकर नहीं खड़े हो सकते हैं कि मुझे पैसा निकालना है या पैसा कोई डिपॉजिट करना है, कुछ नहीं कर सकते. लेकिन ई बैंकिंग के थ्रू आप 24/7 यूज़ कर सकते हैं. नो नीड टू गो बैंक. ऑब्वियस सी बात है, जब आप घर में बैठकर सब कुछ कर रहे हैं तो बैंक क्यों जाएंगे? जब स्विगी से खाना मंगा लिया है तो रेस्टोरेंट जाने की क्या ज़रूरत? तो जब आपने
अपना जो भी ट्रांजैक्शन करना था वो घर बैठे कर लिया है, तो ऑब्वियसली आपको बैंक जाने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ पर लाइन में खड़े होने की ज़रूरत नहीं है, ट्रैफिक से भी बच गए, टाइम से भी आपका नहीं ख़राब हुआ। फाइनेंशियल डिसिप्लिन, फाइनेंशियल डिसिप्लिन का क्या मतलब है? आपने 1000 रुपये ट्रांजैक्शन किया, आपके अकाउंट में फ़ौरन शो हो गया, उसके बाद बैलेंस कितना बचा ये भी पता चल गया, कहीं से आपको डिविडेंड मिला है वो भी आपको पता चल गया कितने रुपए डिविडेंड आया, ऐड होने के बाद कितना बैलेंस अब आपके अकाउंट में आया है वो भी आपको पता चल गया। तो आप फाइनेंशियली मतलब आपको हर एक ट्रांजैक्शन की नॉलेज रहेगी जैसे ही वो हुआ है। आपको बैंक में जाकर जब आप पासबुक अपडेट कराएंगे तब आपको पता चलेगा इस डेट पे ये हुआ था, नहीं, आप तो खुद ही अपनी पासबुक बना सकते हैं, क्योंकि आपको सारे ट्रांजैक्शंस हर दिन पता चल रहे हैं कि आज मैंने 10 रुपये का सामान ख़रीदा था, कल मेरे अकाउंट में किसी ने 100 रुपये डाले थे, एवरी ट्रांजैक्शन। तो जैसे हर एक चीज़ की खूबियाँ और ख़ामियाँ होती हैं, वैसे ही ई बैंकिंग की भी कुछ डिसएडवांटेजेस हैं। सबसे पहला डिसएडवांटेज तो यही है कि आपको या तो स्मार्टफ़ोन परचेज़ करना पड़ेगा या लैपटॉप परचेज़ करना पड़ेगा या पीसी, कुछ तो होना चाहिए आपके पास, और एक अच्छा इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए। आपके पास स्मार्टफ़ोन है लेकिन इंटरनेट कनेक्शन नहीं है तो यू कैन नॉट डू एनी ट्रांजैक्शन। तो आपको स्मार्टफ़ोन या पीसी या लैपटॉप या इंटरनेट कनेक्शन, इन सब चीज़ों में इन्वेस्ट करना पड़ेगा। सेकेंड है आपका ट्रेनिंग इन टेक्नोलॉजी इज़ रिक्वायर्ड। देखिए, गूगल पर कोई चीज़ आप सर्च करते हैं, इट्स वेरी सिंपल, या यूट्यूब पर आप कोई चीज़ सर्च करते हैं, इट्स वेरी सिंपल, लेकिन जब वही चीज़ आपको कोई एक्सेल चलाना है सिस्टम पर, या फिर आपको कुछ कोई पीडीएफ का लिंक सेंड किया गया है उसको ओपन करना है, सो इट बिकम्स डिफ़िकल्ट फॉर यू, और उसके लिए आपको ट्रेंड होना ज़रूरी है। नेक्स्ट इज़ रिस्क ऑफ वायरस। जब भी आप कोई सिस्टम पर कोई वर्क कर रहे होते हैं, अक्सर आपको ये साइट ओपन करते हैं और लिख कर आता है दैट इज़ आपके सिस्टम पर वायरस आ सकता है, तो आपको अवेयर रहने की ज़रूरत है। आप हमेशा रिस्क पे रहते हैं कि कोई भी वायरस आपके सिस्टम या स्मार्टफोन में एंटर कर सकता है। नेक्स्ट है एन ओवरसाइट और एरर ऑन द पार्ट ऑफ द बैंक और क्लाइंट। आपको 5,000 का या 50,000 का ट्रांजैक्शन करना था और गलती से आपने 1 ज़ीरो एक्स्ट्रा क्लिक कर दिया। अब ये जो आपने 1 ज़ीरो एक्स्ट्रा क्लिक किया है, इसकी वजह से क्या होगा, आपको अमाउंट तो 50,000 देना था, लेकिन आपने गलती से क्या कर दिया, 5 लाख का अमाउंट दे दिया, और ये जो ट्रांजैक्शन होगा ये क्या होगा, इररिवोकेबल। तो इसे तो आपसे एक चेक में कोई गलती हो गई, आप दूसरा चेक काट के दे देंगे और बंदा पैसा निकाल लेगा। लेकिन इसमें एक बार ट्रांजैक्शन हो गया, पैसे ट्रांसफ़र हो गए, यू कांट डू एनीथिंग। तो नेक्स्ट जो हमारा बैंकिंग ट्रेंड है वो है बैंक ड्राफ्ट या डिमांड ड्राफ्ट। बैंक ड्राफ्ट या डिमांड ड्राफ्ट एक तरीक़े का चेक होता है जिसे किसी के डिमांड पर बनाया जाता है। सपोज़ करिए आपने किसी इंस्टीट्यूशन में एडमिशन लिया है। अब इंस्टीट्यूशन ने कहा कि एडमिशन फ़ीस और ट्यूशन फ़ीस सब मिलाकर 46,000 बनता है, और ये आपको हमें एक डिमांड ड्राफ्ट के थ्रू डिपॉज़िट करना होगा। आप बैंक गए, बैंक से आपने कहा कि हमें 46,000 का एक डिमांड ड्राफ्ट बनवाना है। बैंक को जितने भी चार्जेस उस पर कमीशन लेना होगा वो आपको बता देगा। आप एक फॉर्म फिल करेंगे जिसमें 46,000 अमाउंट डालेंगे जो कि पेबल होगा आपके इंस्टीट्यूशन का। उस इंस्टीट्यूशन का नाम डालेंगे जिस इंस्टीट्यूशन को आपको पे करना है, और कमीशन डालेंगे जो बैंक आपको बताएगा। तो आपने इंस्टीट्यूशन की डिमांड पर वो बैंक ड्राफ्ट या डिमांड ड्राफ्ट बनवाया, इसीलिए इस बैंक ड्राफ्ट को डिमांड ड्राफ्ट भी कहते हैं, बिकॉज इट इज़ ऑलवेज पेबल ऑन डिमांड। दूसरा हमने क्या जाना कि बैंक कुछ कमीशन लेता है। बैंक ड्राफ्ट के केस में मान लीजिए आपसे खो गया है,
तो ऐसा नहीं होगा कि आपके अकाउंट से 46,000 निकल जाएंगे। देयर इज़ नो रिस्क ऑफ डिसऑनर, वो बेकार हो जाएगा, लेकिन वो कोई और उसको इन कैश नहीं करा सकता है। नेक्स्ट है, ये हमेशा उसी को मिलेगा। जब जाहिर सी बात है कोई और इन कैश नहीं करा सकता है, इसका मतलब जिसका नाम उस पे लिखा है उसी को वो पेमेंट मिलेगा। आजकल क्या हो गया है, जैसे हर चीज़ ऑनलाइन हो गई है, वैसे ही हमें बैंक जाने की ज़रूरत नहीं है। हम घर बैठे चाहें ऑनलाइन फॉर्म भरें, कमीशन ऐड करें और अपना डिमांड ड्राफ्ट बनवा लें। सो देयर इज़ नो नीड टू गो टू द बैंक, नाउ वी कैन गेट दिस ऑनलाइन डिमांड ड्राफ्ट। अच्छा, अब नेक्स्ट जो हमारी हेडिंग है वो है फॉर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग, और इस टॉपिक के बारे में हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड लाइक एंड शेयर इट। थैंक यू।